गुड मॉर्निंग सभी को, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से जुड़ जाएंगे। आज की जो क्लास है वो सभी के जुड़ने के बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले की क्लास में हम पढ़ रहे थे भाषा परिवार, ठीक है, और क्लासेस लाइव जा रही थी। तो आज जो मैं क्लास बताने जा रही हूँ वो थोड़ा सा काल विभाजन के बारे में बताऊंगी। सारे पहलुओं के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करना है, विस्तृत चर्चा हम क्लास में करेंगे। ठीक है, जब डेमो क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद हम उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। ये यही है ना जो दिखा रहा है? हाँ। ठीक है, चलिए तो आज हम शुरू करते हैं विभाजन, काल विभाजन। और ये किसके अनुसार है? तो जो हमने भाषा परिवार पढ़ा था उसमें जो भारतीय था, ठीक है, उसके अंतर्गत है। लेकिन ये मत समझिएगा कि अभी भाषा परिवार खत्म हो गया, नहीं हुआ है। क्योंकि जब लाइव क्लासेस बंद होंगी और जब हम कक्षा में आएंगे, क्लास में आएंगे, उस समय हम वापस से फिर से शुरू करेंगे भाषा परिवार, क्योंकि छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो मुझे बताना पड़ेगा। जी, आज कुछ कारणों से ऐप में हो रहा है, बाद में ये लाइव भी मिल जाएगा बाकी लोगों को। ठीक है, आज कुछ काम चल रहा है तो इस वजह से ऐप में क्लासेस हो रही हैं। ठीक है, तो कल भी इसी वजह से नहीं हो पाया था आज, लेकिन मैं ऐप में ले रही हूँ ताकि थोड़ा कंटिन्यूटी बनी रहे। फिर सीधा आप लोगों के होली के बाद क्लासेस होंगी। ठीक है, अगर मैं मंडे को क्लासेस ली तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलिए, आप एक बार बता देंगे थानेश्वरी, मानसी, ठीक है, झामिन, जो भी है अभी सुन रहे हैं, कि ये विजिबल है और वॉइस क्लियर है आप लोगों को? गुड मॉर्निंग कविता। गुड मॉर्निंग। क्लियर है ना वॉइस? ओके, चलिए। तो काल विभाजन में हम देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया, कि अभी हम चीज़ों के बारे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं, ठीक है? और अभी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ़ एक-एक जानकारी लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो अब ये आप देख रहे हैं, पहला जो है आपका क्या है? पहला है आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ। इसका समय पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। कुछ-कुछ पुस्तकों में ये आपको 2000 से भी मिलेगा। 2000 से 1500 ईसा पूर्व ऐसा भी दिखाई देगा, ठीक है? लेकिन ज़्यादातर में यही है, तो हमको इसी को लेकर चलना है, पर ध्यान रखना है इन चीज़ों को भी। तो आपका 1500 से 500 ईसा पूर्व जो है वो प्राचीन आर्य भाषाएँ हैं, जिसके अंतर्गत क्या-क्या पढ़ते हैं हम? वैदिक, लौकिक, संस्कृत, ठीक है? अब देखेंगे आगे। दूसरे नंबर पे है आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ, जिसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसवी तक। ठीक है? ईसवी तक। उसके बाद है आपका थर्ड नंबर में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ, जिसका समय है 1000 ईसवी से अब तक, ठीक है? अब तक जो समय है वो। तो ये 3 आर्य भाषाओं का आपको याद रखना है कि ये ईसा पूर्व है, यहाँ पर ईसवी है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। कई-कई बार हम कन्फ्यूज़न में टिक कर देते हैं, जब पेपर में आता है, तो ईसवी या ईसा पूर्व हम टिक कर देते हैं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर लिखा है, ठीक है? ये पूरा इस तरीके से होगा। क्लियर है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन आर्य भाषाएँ, इनका जो समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का है, ठीक? अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहला जो इसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, वो है वैदिक संस्कृत। प्राचीन आर्य भाषाओं को 2 भागों में, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में वर्गीकृत किया गया है, ठीक? इसका ये जो मैंने पीडीएफ आपके सामने लाया है, ये काफ़ी विस्तृत है। ये जो वैदिक के बारे में है, लगभग-लगभग सारी बातें समाहित कर दी गई हैं। कुछ-कुछ बचा है जो क्लास के दौरान मैं बता दूँगी, और नहीं बचेगा तो हम सीधा लौकिक से चालू करेंगे, ठीक है? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्राचीन आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप, ठीक है,
वैदिक साहित्य में दृष्टिगोचर होता है। वैदिक साहित्य में दृष्टिगोचर होता है। प्रश्न आया है कि प्राचीनतम रूप कौन सा है, तो वैदिक संस्कृत है, ध्यान रखेंगे। वैदिक संस्कृत को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग है संहिता, दूसरा भाग है ब्राह्मण, तीसरा भाग है उपनिषद। वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ। पहला भाग है संहिता, दूसरा भाग है ब्राह्मण और तीसरा भाग है उपनिषद। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। संहिता की अगर बात की जाए कि ये संहिता क्या है, तो संहिता के अंतर्गत चारों वेद आते हैं। कौन कौन से 4 वेद? प्रश्न बनता है कि संहिता वेद किसके अंतर्गत आते हैं, तो याद रखेंगे वेद संहिता के अंतर्गत आते हैं। संहिता के अंतर्गत चारों वेद आते हैं। 4 वेद कितने होते हैं, तो 4 वेद होते हैं, ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, जिसे कृष्ण और शुक्ल भी कहा जाता है, ठीक है, बांटा जाता है उस भाग में। सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेद क्लियर है। एक बार मैं और बोल रही हूँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, सामवेद और अथर्ववेद। अब इसको डिटेल में समझेंगे थोड़ा सा कि ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद जो है संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन बनते जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को, जुड़ते जाइए। ठीक है, संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल है, ध्यान रखेंगे। कितने मंडल है? 10 मंडल है। 1028 सूक्तियां हैं, 1028 सूक्तियां हैं। 10,580 ऋचाएं हैं, 10,580 ऋचाएं हैं। ठीक है, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियों से संबंधित श्लोक भी हैं। अगर श्लोक के बारे में बात की जाएगी तो वो भी ऋग्वेद को याद रखा जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बार ओके करेंगे सभी, बीच बीच में बता दें ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। दूसरा आपका आता है यजुर्वेद। ये देखिए, जिसको यहाँ पर मैंने इस तरीके से ब्रैकेट में करके दिखाया है, शुक्ल और कृष्ण। अब उसको यहाँ डिटेल में समझेंगे। यजुर्वेद कृष्ण और शुक्ल इन दोनों रूपों में सुरक्षित है। कृष्ण यजुर्वेद संहिता में मंत्र भाग एवं गद्यमय व्याख्यात्मक भाग साथ साथ संकलित किए गए, किंतु शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र भाग संग्रहित है। वापस से मैं इसको आराम से समझा रही हूँ। कृष्ण और शुक्ल जो है वो यजुर्वेद के भाग हैं। यजुर्वेद के अंतर्गत अगर कृष्ण यजुर्वेद को देखा जाए तो कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत मंत्र भाग तो है ही, साथ ही इसका गद्यमय व्याख्यात्मक भाग भी शामिल है। गद्यमय व्याख्यात्मक भाग भी शामिल है। परंतु शुक्ल यजुर्वेद की बात की जाए तो शुक्ल यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग संग्रहित है। समझ पा रहे हैं आप लोग? केवल मंत्र भाग संग्रहित है। आगे सामवेद। सामवेद में क्या है, तो सामवेद में सोम यागो, सोम यागो का मतलब क्या होता है? यज्ञ। ठीक है, सोम यागो में वीणा के साथ गाए हुए सूक्तों का गेय पदों के रूप में सजाया गया है। ठीक है, यानी गेय पद कहाँ पर मिलते हैं? सामवेद में मिलते हैं। क्लियर है? अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में जन साधारण में प्रचलित मंत्र तंत्र, ठीक है, जन साधारण में प्रचलित मंत्र तंत्र तोने टोटके का संकलन है अथर्ववेद में। ये बहुत सारी चीजें नहीं है, बस कुछ कुछ डिटेल में आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ अभी। विस्तृत बाद में देखेंगे इसको, बहुत सारी चीजों को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं ब्राह्मण। ठीक है, आपने 3 देखा था यहाँ पे। पहला था यहाँ पे वर्गीकृत किया था संहिता। लीजिए, ये संहिता को हमने बांट दिया। संहिता को बांटने के पश्चात किसे देखेंगे हम? ब्राह्मण। और ब्राह्मण के पश्चात जो है वो है उपनिषद। ठीक है, हाँ जी, संगीत बिल्कुल बोल सकते हैं सामवेद में, है ना। तो ये जो रहा आपका, ये पूरा संहिता के अंतर्गत था। अब आ रहे हैं हम ब्राह्मण। ब्राह्मण प्रत्येक संहिता के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं।
ये एक तरफ आप देख पा रहे हैं वेद है और एक तरफ क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, तो ऋग्वेद, ऋग्वेद में क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण नाम सुनते जाएंगे केवल। शुक्ल और कृष्ण दो भागों में बांटा गया था, तो इसके अंतर्गत अलग अलग बता रही हूँ। शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आप देखेंगे सतपथ ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण। ठीक है, और कृष्ण यजुर्वेद में देखेंगे आप तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक, सामवेद के अंतर्गत हम देखेंगे तांडव और पंचाविश ब्राह्मण, तांडव पंचाविश ब्राह्मण। क्लियर है। अथर्ववेद के अंतर्गत आप देखेंगे गोपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। ठीक, इतना क्लियर है। कोई स्टूडेंट इसको पहले से पढ़ा है क्या, बताइए, इसे हम पहले पढ़े हैं क्या, किसी ने इसको इतने डीप में एक आध बार पढ़ा है तो एक बार ओके करेंगे या यस करके लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं उपनिषद। अब बात करते हैं तीसरे भेद की, उपनिषद। उपनिषद क्या है, तो उपनिषद वस्तुतः ब्राह्मण ग्रंथों के ही अंतिम भाग है। ठीक है, हाँ, जो पढ़े हैं कभी हिस्ट्री में वो थोड़ा बहुत तो जानकारी रख रहे हैं, और जो नहीं पढ़े हैं तो हमको ये कुछ चीजों को देखना पड़ेगा अब, क्योंकि अब पेपर ऐसा हो चुका है कि जैसा मैंने आपको कहा था कि अगर हिंदी शब्द का पेपर में प्रयोग हुआ है या भाषा शब्द का, तो उससे संबंधित कहीं से भी प्रश्न उठाकर पूछ देगा। अगर संज्ञा शब्द प्रयोग हुआ है तो संज्ञा से संबंधित कुछ भी पूछ देगा। ठीक है, तो हमको थोड़ा डीप में ही पढ़ना होगा। तो उपनिषद वस्तुतः ब्राह्मण ग्रंथों के ही क्या है, अंतिम भाग है। उपनिषदों की संख्या पूछी जाती है, याद रखेंगे 108 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है, परंतु इनमें केवल 12 उपनिषद है जो मुख्य हैं। अब इनके नाम भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, नाम को ध्यान से सुनेंगे। ईश, केन, कंठ, एक सेकेंड कलर मैं चेंज करती हूँ, मिक्स हो जाएगा। ईश, केन, कठ, प्रश्न, बृहदारण्यक, बृहदारण्यक, ऐतरेय, छांद छांदोग्य, तैत्तरीय, मुंडक, मांडुक्य, श्वेताश्वेतर, कौशितकी। ये पूरे के पूरे 12 उपनिषद जो है वो मुख्य हैं। निम्न में से कौन सा एक उपनिषद है या नहीं है, ये प्रश्न करके पूछा जा सकता है इनके नाम के साथ। तो ये नाम हमको याद रखना पड़ेगा। संख्यात्मक रूप में आपको याद रखना है कि उपनिषद की जो संख्या है वो कितनी है, 108 है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। ठीक है, आज केवल हम इसी के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बाकी जब हम लाइव आएंगे तब उस समय पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। ठीक, अब वैदिक के बारे में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आप देखिए एक बार कि इस भाषा में वेद, वेदांग, आरण्यक भी लिखे गए हैं। ठीक है, वेद, वेदांग, आरण्यक लिखे गए हैं किस भाषा में, वैदिक भाषा में। कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, वेद, वेदांग, आरण्यक, वैदिक भाषा में। वैदिक भाषा में कुल 52 ध्वनियां हैं, 52, 52, 13 स्वर, 39 व्यंजन का प्रयोग होता था वैदिक भाषा में। पर थोड़ा सा इसको हम डिटेल में और समझेंगे, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग है, कभी कभी नाम से भी दे दिया जाता है। ठीक है, आप लोगों गायत्री नायक और रेखा सिंह, आप लोगों की समस्या का समाधान के लिए मैंने बात कर ली थी। आप लोग एक बार कॉल करके बात कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों का नंबर हमको मिला नहीं है। तो प्लीज आप लोग एक बार कॉल करेंगे संस्था में तो आपसे बात कर ली जाएगी। ठीक है, मेरे द्वारा बोल दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्राचीन भाषा में
3 लिंग, 3 वचन और 8 कारकों का उल्लेख होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जो ध्वनियों की संख्या कितनी दी है? 52 दी है, 52 दी है। 3 लिंग दिए हुए हैं, 3 वचन हैं और 8 कारकों का उल्लेख होता है। ठीक। डॉक्टर हरदेव बहारी ने डॉक्टर हरदेव बहारी, कभी कभी विद्वानों के अनुसार भी संख्या पूछ दी जाती है पेपर में कुछ कुछ, तो डॉक्टर हरदेव बहारी ने वैदिक स्वरों की संख्या 14 बताई है। कितनी बताई है? 14 स्वरों की। और यहाँ पर कितना है? 13। यहाँ पे कितना है? 13। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रही हूँ। आज की जो क्लास है वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। आज मैं केवल इतना ही बता रही हूँ क्योंकि मुझे डिटेल में बताने के लिए लाइव क्लास रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा उस समय। ठीक है, और सब जुड़ जाएंगे, पहले से आपको सूचना मिल जाएगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, एक बार इसको रिवाइज जरूर करेंगे। चलिए, तो स्वर आप देख पा रहे हैं। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री। ये बड़ा री है। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं ये बड़ा री है। तो मैं थोड़ा और अच्छे से दिखा देती हूँ आप लोगों को। दिख रहा है आप लोगों को? अ, आ, ई, ई, उ, उ, री, बड़ा री। ये ली है। ठीक है, ए, ओ, ए, औ। ठीक। जी, ठीक है, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, बढ़िया। हर समस्या का समाधान होता है, बस दिमाग को थोड़ा शांत रखकर बात करनी होती है समझदारी से, तो बिल्कुल समाधान हो जाएगा, है ना? आगे बढ़ते हैं व्यंजन की ओर। ये आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 स्वरों का संयोजन आपको दिखाई दे रहा है। इसके पश्चात व्यंजन की ओर बढ़ते हैं, तो व्यंजन जो है वो कितने हैं? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ढ के पहले कुछ और दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी ढ ही बोला जाता है। ठीक है, लेकिन ये ल युक्त है। क्या है? ल युक्त। ठीक है, ये जो है इसके बारे में मैं बताऊंगी आखिरी में, अभी आपको थोड़ा सा समझा दूंगी। ठीक है, मराठी और जो हरियाणवी भाषा होती है वहां पे इसका प्रयोग आज भी देखने को मिलता है पुस्तकों में। ठीक है, तो ये जो शब्द है ये इधर नहीं हो रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इसके बारे में जान रहे हैं, और जब आप वैदिक पढ़ रहे हैं तो वैदिक में आपको ये चीज जानना होगा कि ये है कि नहीं है। ठीक। उसके बाद ये वाला, और ये ह के साथ है, यह आधा रहता है ना। अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। तीनों प्रकार के श हैं। दंत, तालु। ठीक है, और मूर्धा। ह, अनुस्वार है यहाँ पे। बिंदी हट गई है, मैं लगा देती हूँ। अनुस्वार है, विसर्ग है, जिह्वा मूली। ये जो क रहता है, मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ाया है ऐसे करके, जिसको क बोलते हैं जोर लगा के नुक्ता के साथ, है ना? ये नुक्ता लगा हुआ है, ये ख है। उप, उपध्यमानी जो प्र और फ होता है वो, ये भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये जितनी चीजें आप देख रहे हैं ये कौन सा है? ये स्वर और व्यंजन है। 52 ध्वनियों के बारे में बात हो रही है, जो किसके अंतर्गत है? वैदिक संस्कृत के अंतर्गत देख रहे हैं हम। 3 लिंग कौन कौन से होते हैं ये भी ध्यान रखेंगे। पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है और नपुंसक लिंग होता है। ठीक है, 3 वचन आप जानते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। ठीक, तो यही चीजें हमने बताई है आपको कि इतना सब कुछ किसके अंतर्गत देख रहे हैं हम? वैदिक संस्कृत के अंतर्गत देख रहे हैं। 2 भागों में बांटा है, जिसका एक के बारे में चर्चा हुआ है। ठीक है, ल को जब हम बोलते हैं तो ल को बोलते समय जीभ और मसूड़ों को ना छूकर थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। ल आप ऐसे बोलोगे तो ठीक है, लेकिन जैसे ही इसके उच्चारण की हम बात करते हैं तो दूसरा हो जाता है इसका उच्चारण। ठीक है, क्लियर है? इसके बारे में बता रही हूं अब थोड़ा सा मैं।
हुँ। वैदिक और विशिष्ट व्यंजन है ये, मतलब व्यंजन से थोड़ा हटकर विशिष्ट व्यंजन वो। हाँ, नोटिफिकेशन भी देखते हैं कब तक आता है, अभी एग्जाम डेट तो जारी हुआ है कह रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सकेगा नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। हम केवल इंतजार कर सकते हैं, जो चीज हमारे हाथ में है वो यही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि भर्तियां निकालना सरकार का ही काम है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप जो लोग बाद में जुड़ेंगे वो उसको बाद में देख लें, मुझे भी नहीं पता था ऐप में क्लास हो रही है, तो ये इसीलिए आज मैं कम कंटेंट ही पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। इसके बाद हम जब लाइव जुड़ेंगे थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे उस टाइम। ठीक है, आज आप लोग इतना ही पढ़िए क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होगा। आएगा आएगा, क्लास का नोटिफिकेशन भी आएगा। अभी प्रॉपर वे में आप लोगों की क्लास शुरू नहीं हुई है, अभी केवल डेमो क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट न्यू हैं, जिनको सिलेबस की जानकारी नहीं थी, जिनको क्या क्या पढ़ना है, जो बेसिक चीजें कैसे शुरुआत करना है, उसके लिए डेमो क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर लाइव। धीरे धीरे जब ये खत्म हो जाएंगी क्लासेस, तो होली के बाद से फिर आपकी ऐप में निरंतर रूप से क्लास चालू हो जाएगी। तब आप लोगों को नोटिफिकेशन जाएगा, फिर आप नोटिफिकेशन के थ्रू क्लास में जुड़ सकते हैं। ठीक है, उससे पहले अगर कुछ भी संबंधित आपको दिक्कत हो रही हो तो आप कॉल कर लें एक बार ऐप के नंबर में, उसका भी समाधान हो जाएगा। तो मराठी, हरियाणवी और राजस्थानी गढ़वाली जो बोली होती है, उसमें इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक? एक बार पुनः रिपीट करते हैं पूरा। आज हम केवल वैदिक के बारे में देखे हैं, 3 भाषाओं में भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत जो पहली है वैदिक, केवल हमने उसके बारे में चर्चा की है। तो काल विभाजन देखते हैं, काल विभाजन वापस से रिपीट करेंगे, सब आंसर जल्दी-जल्दी टाइप करके बताएँगे। 3 प्रकार की आर्य भाषाएँ होती हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ जो हैं, वह 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का समय निर्धारित है। मध्यकालीन आर्य भाषाएँ जो है वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, ठीक है? अब ईस्वी आ गया ना, 1000 ईस्वी तक का समय है। आधुनिक आर्य भाषाओं का समय 1000 ईस्वी से लेकर अब तक का दिया गया है, ठीक है? जिसके अंतर्गत प्राचीन आर्य भाषाएँ को 2 भागों में बाँटा गया है, और वो जो वर्गीकृत किया गया है उसमें पहला है वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। लेकिन आज हम केवल वैदिक संस्कृत से संबंधित चीज़ें जान रहे हैं। भारतीय आर्य भाषाएँ जो हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ का प्राचीनतम रूप कौन-सा है अगर बोलेगा, तो प्राचीनतम जो रूप है, वो है वैदिक संस्कृत, वैदिक साहित्य। वैदिक संस्कृत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? अगर प्रश्न पूछता है तो 3 भागों में किया गया है। नहीं, 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 नहीं। कल कोई क्लास नहीं हुआ था, ठीक है? कल कुछ कारण से क्लास नहीं हुआ था, आज ही क्लास हुआ है। आज यूट्यूब पर कुछ कार्य चल रहा है, तो आज ऐप में क्लास हो रही है, ठीक है? चलिए, जो बाद में जुड़ते हैं, एक बार अगर वो शुरू में जाके देखेंगे तो मैं सारी चीज़ें बोल चुकी रहती हूँ, इसलिए पता नहीं होता है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। वैदिक संस्कृत को कितने भागों में बाँटा गया प्रश्न आता है, तो वैदिक संस्कृत को 3 भागों में बाँटा गया है, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। अब बात करते हैं संहिता। संहिता के अंतर्गत क्या आता है, तो संहिता के अंतर्गत आते हैं 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यहाँ पे क्या खास बात है? यहाँ पे खास बात ये है कि यजुर्वेद के भी 2 भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण। ठीक? अब ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद तो सबसे पहले प्राचीनतम ग्रंथ है, ठीक है? इसमें क्या-क्या है? तो इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियाँ हैं, 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियों से संबंधित सारे श्लोक यहाँ पर उपलब्ध हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। यजुर्वेद क्या है? तो यजुर्वेद के जो कृष्ण और शुक्ल, इन 2 रूपों में जो सुरक्षित है, उसमें कृष्ण यजुर संहिता में मंत्र एवं उसका गद्यमय व्याख्यात्मक वर्णन भी संग्रहित है। परंतु जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें केवल मंत्र भाग संग्रहित है। ये यजुर्वेद का हो गया। सामवेद के अंतर्गत आप देखेंगे कि इसमें सोम यागो मतलब क्या होता है? यज्ञ।
नाम ध्यान रखेंगे, कभी-कभी समानार्थी दे देता है, किसी भी रूप में आपको सुनना है तो सुनकर याद रखेंगे। जिसमें वीणा के साथ गाए जाने वाले यानी यहाँ पर संगीत आ गया। वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्ति को गेय पदों के रूप में सजाया गया है या फिर संकलित किया गया है। ये है आपका सामवेद। उसके पश्चात है अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद क्या है? तो अथर्ववेद के अंतर्गत आपका जन साधारण में प्रचलित मंत्र तंत्र टोने टोटके का संकलन इसके अंतर्गत हम देखते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ, ये सारी चीजें डिटेल में क्लास के दौरान हम और पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अभी भाषा परिवार खत्म नहीं हुआ है, भाषा परिवार में और भी डिटेल हमको पढ़ना है, जो मैं आपको जब डेमो क्लास खत्म हो जाएगी उसके पश्चात बताऊंगी। तब आप प्रॉपर वे से नोट्स बनाना शुरू कीजिएगा। चलिए, ब्राह्मण में जो संहिता अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके नाम आप देख लेते हैं। ऋग्वेद के अंतर्गत आप देखेंगे ऐतरेय ब्राह्मण। कौन से ग्रंथ है? ऐतरेय ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आप देखेंगे शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आप देखेंगे तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद के अंतर्गत आप पाएंगे तांडव और पंचाविश ब्राह्मण। अथर्ववेद के अंतर्गत आप देखेंगे गोपथ ब्राह्मण। क्या है? गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनिषद क्या है? तो याद रखेंगे उपनिषद एक प्रश्न आता है, वस्तुतः जो ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग ही क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। ठीक है, जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसके अंतिम भाग को ही हम क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे 108 है, परंतु उपनिषद मुख्य रूप से कितने हैं? तो 12। कौन कौन से हैं ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि उसके नाम से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। ईश, केन, कठ प्रश्न, बृहदारण्यक, ऐतरेय, छांदोग्य, तैत्तिरीय, मुंडक, मांडुक्य, श्वेता श्वेतर, एक साथ है श्वेता श्वेतर। ठीक है, कौशितकी। क्लियर है इतना? उसके पश्चात इतना सब याद हो गया आप लोगों को? अब ध्यान रखेंगे कि वैदिक भाषा में जो है वेद वेदांग आरण्यक लिखे गए हैं। वेद वेदांग आरण्यक किस भाषा में लिखे गए हैं? तो याद रखेंगे वैदिक भाषा में लिखे गए हैं। वैदिक भाषा में कुल कितनी ध्वनियां हैं? तो 52 ध्वनियां हैं। कितने स्वर हैं? तो 13 स्वर हैं। कितने व्यंजन हैं? तो 39 व्यंजन हैं। ठीक है, वैदिक भाषा में कितने लिंगों का प्रयोग हुआ है? तो 3 लिंग का प्रयोग हुआ है। कौन कौन से? अभी डिटेल में बताया। 3 वचन का प्रयोग हुआ है, 8 कारकों का उल्लेख है। एक प्रश्न और है कि डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार वैदिक स्वरों की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे 14 है। कितनी है? 14। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अभी आज से संबंधित आज की चीजें आपको पूरी याद हो गई जितना मैंने आज बताया है? हाँ, अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं। जी, उपनिषद 108 है परंतु 18 जो है वो मुख्य है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए अभी। ठीक है, लास्ट पेज है क्योंकि ये तो 3 जो लिंग है वो कौन कौन से हैं? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और नपुंसक लिंग है। ठीक है, 3 वचन कौन कौन से हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। 8 कारक वही हैं जो हम पढ़ते आए हैं। क्लियर है? भूलिएगा मत। इसके बाद हम लौकिक को देखेंगे, उसके पश्चात मध्यकालीन आर्य भाषाओं को देखेंगे, उसके पश्चात हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को देखेंगे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, आपको मैं एक बार और क्लियर कर देती हूँ। जब हम खुद से पढ़ते हैं, तो हम किसी एक पुस्तक को फॉलो करते हैं। लेकिन जब आप किसी गुरु के माध्यम से पढ़ते हैं, तो गुरु आपको हर पुस्तक से मिला-जुला कर पढ़ाता है। तो सफिशिएंट होते हैं नोट्स। बस आप इसको प्रॉपर वे में बनाइए। ठीक है, अभी नहीं, जब आपकी क्लासेस प्रॉपर वे में चालू हो जाएंगी, जिस दिन से ऐप में, उस दिन से आप नोट्स बनाना चालू करेंगे। अभी तो आप केवल सुनिए, समझिए और अभी भी बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नोट्स बनाना अच्छी बात है।
बिल्कुल लीजिए, आप क्या मैं तो चाहती हूँ कि जितने लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, वो सभी पोस्ट लें, ठीक है? ये मेरी दिली ख्वाहिश है और ईश्वर से प्रार्थना भी है कि जितने भी स्टूडेंट हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि वो 24 से कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं चाहूँगी कि मेरी प्रार्थना ईश्वर सुने और वो सभी के सभी एक-एक पोस्ट ज़रूर लें, ठीक है? मेरी सबसे बड़ी जीत होगी वो और बहुत खुशी का दिन होगा वो मेरे लिए जिस दिन आप सभी एक-एक पोस्ट ले लेंगे हिंदी की। जी, बिल्कुल, वैसा ही कीजिए, तैयारी कीजिए, तो वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है? जब कुछ पढ़ना होगा, आपको एक्स्ट्रा पढ़ाना होगा, तो मैं बिल्कुल आपको पढ़ाऊँगी और पेपर कैसा आता है, ये आप लोगों को जब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन्स मैं कराऊँगी, उस समय आपको बताऊँगी कि इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है? हर बार कुछ ना कुछ चेंज तो होता है, कुछ परिवर्तन होता है, तो ये मानिए कि वो परिवर्तन हम नहीं जान सकते, लेकिन जैसे पुराने प्रश्न हुए हैं, उन पुराने प्रश्नों को आधार मानते हुए हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बढ़िया ध्यान रखिए। आज इतना ही पढ़ेंगे, आज का कंटेंट थोड़ा कम था, ठीक है? अब जभी भी होली के बाद या फिर मंडे को अगर क्लासेस हुई तो आपको सूचना डाल दी जाएगी, तब फिर अगली क्लास हम शुरू करेंगे। ठीक है? बिल्कुल बना रहेगा और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और आप लोगों से भी कुछ सीखने को मिलता है मुझे। मिल जाए नहीं, मिल जाएगा इस बार और आप लोग पूरी मेहनत कीजिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है? परीक्षा तिथि तो जारी हो चुकी है, आप लोगों को पता चला होगा और परीक्षा तिथि अगर जारी हो गई है, आपको पता चला है, तो आपको ये भी पता है कि आपके पास कितने माह हैं, उतने माह की तैयारी कीजिए। मैंने आपको एक विस्तृत सिलेबस निकाल के दे ही दिया है, जब नोटिफ़िकेशन आए तब नोटिफ़िकेशन आए, उसको छोड़िए, तिथि जारी हो गई है मतलब नोटिफ़िकेशन भी आ जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, उस सिलेबस को फ़ॉलो करना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है? शांत दिमाग से पढ़िए और किसी चीज़ की होड़ मत करिए, बस अपनी मेहनत कीजिए और आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। चलिए, तो क्लास को ओवर करते हैं, जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए सभी ध्यान रखेंगे। हाँ, पूछिए, पूछिए थानेश्वरी। 1 मिनट ना, पूछिए क्या पूछ रहे थे? मान सकते हैं ऑथेंटिक, ठीक है? मान सकते हैं इसलिए क्योंकि दूसरे राज्यों में जैसे पेपर हुए हैं और छत्तीसगढ़ में जैसे पेपर हुए हैं, सबके सिलेबस को मिलाकर और उससे ज़्यादा ही चीज़ें इसमें ऐड की हुई हैं। कुछ कोई ऐसा भाग नहीं है जो इसमें छूट गया हो, सारा का सारा कवर हुआ है, तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। बस उसी को फ़ॉलो कीजिए अभी तो फ़िलहाल। जब तक नोटिफ़िकेशन नहीं आता तब तक आप उसी सिलेबस को फ़ॉलो कीजिए, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है? चलिए और कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है। हाँ, क्वेश्चन तो नहीं आ रहे हैं।